राजस्थान में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। कुछ ही घंटे के बाद चुनाव का मतदान भी शुरू हो जाएगा और इस बीच में राजस्थान विश्वविद्यालय के मेरे पीछे आप देख ही रहे केंद्रीय पुस्तकालय सेंट्रल लाइब्रेरी के पास आया। मैंने सोचा कि राजस्थान के युवाओं के बीच में युवाओं के मन में क्या है, उनके बीच में क्या क्या मुद्दे हैं, चुनाव से पहले राजस्थान का युवा क्या सोचता है और पढ़े लिखे आज के नौजवान जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके बीच अपने मुद्दों को लेकर कितनी बेचैनी और बेकरारी है, आज उनसे बात की जाए। तो मैं राजस्थान विश्वविद्यालय आया हूँ। कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, वैसे तो छुट्टी का दिन है, चुनाव में आपको पता ही है, और लेकिन कुछ बच्चे यहाँ लाइब्रेरी में, कुछ बच्चे और कुछ बच्चियाँ लाइब्रेरी में अभी अंदर है भी जो बाहर निकल रहे थे। मैंने सोचा उनसे बातचीत की जाए। सियासत की बात तो होती रहती है, युवाओं की, नौजवानों की बात होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं बातचीत का सिलसिला इन्हीं से शुरू करता हूँ। चुनाव तो है ही, इनके मुद्दे भी हैं ही। तो मैं सबसे पहले तुम ही से शुरू करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सुरक्षा चौहान है। आप क्या करती हैं? मैं महारानी महाविद्यालय से बीए तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। संस्कृत की हो क्या? नहीं, हिंदी साहित्य। और जब ये तृतीय वर्ष तुमने बोला तो हम समझ गए हिंदी या संस्कृत में से होगी। जी जी तो एक बात बताओ, आप जो मैंने बोला, जी। तो आप छात्राओं के लिहाज से बताओ, आज जब ये चुनाव होता है, ये जब सियासत होती है, ये जब रैलियां होती हैं, जब ये नेता सामने आते हैं, तो पहली बात आपके दिमाग में क्या आती है? पहली बात तो यही आती है कि जो भी नेता हम चुने अपने क्षेत्र में ये देखे कि वास्तव में ये नेता जनता के बीच में कितना आता है और अपने मुद्दे कितना उठाता है। जो रैलियाँ है ये सब तो बाहरी दिखावा है, लेकिन वास्तव में अगर मन से सोच कर देखें ना तो उस नेता की छवि अपने अपने आप पता चल जाएगी कि वो कैसा सोचता है और विकास के लिए क्या क्या सोचता है। तो ऐसे तो नेता बहुत ही कम है। जी बिल्कुल, ऐसे नेता बहुत ही कम है, लेकिन जो बहुत ही कम है ना, उनको अपने स्वार्थ के बस जनता आगे आने भी नहीं देती। तो सबसे पहले खुद की जागरूकता आवश्यकता है। आज हम युवा है, तो अब जो भी विश्वविद्यालय में है उनको अपने क्षेत्र में वोट देने अवश्य जाना चाहिए और हम युवा ही ऐसे नेताओं को आगे ला सकते हैं। अच्छा, ये मौजूदा जो राजस्थान का चुनाव हो रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? राजस्थान का चुनाव है, दोनों ही पार्टी मतलब अच्छी पहल है दोनों की और दोनों ही बराबरी में है। लेकिन पार्टी के आधार पे न हो के नेताओं के व्यक्तित्व के आधार पर अगर चुनाव हो तो राजस्थान का भविष्य निश्चित ही उज्जवल रहेगा। और पार्टी के आधार पर? पार्टी के आधार पर टिकट्स कई बार राजनीतिक स्वार्थों के चलते भी दिए जाते हैं, तो ये मुख्य कारण है। बल्कि पार्टी के आधार पर भी अगर नेता अच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वोट तो अच्छे नेता को ही दिया जाना चाहिए, ना कि पार्टी को। ये अशोक गहलोत की सरकार ने युवाओं के लिए कैसा काम किया? जहाँ तक मुझे लगता है काम किया है, और मुझे भी इसके बहुत से फायदे हुए हैं और इसके फायदे धरातल पर देखने को मिले हैं। हाँ? वास्तविक धरातल पर फायदे देखने को मिले हैं। ये जो योजनाएं, जी बिल्कुल। तो बहुत लोग तो कहते हैं ये पर्चा लीक युवाओं का ये तमाम मामला उनके ऊपर लगता है, सरकार के ऊपर। ये सब तो हर सरकार में होते हैं, कोई विशेषकर उन्हीं में थोड़ी। आप बताइए, आप क्या करते हैं? जी, मेरी अभी बीपीएड हुई है, बैचलर ऑफ फिजिकल हाँ, एजुकेशन। मैं समझ गया। जी तो इसकी वैकेंसी आपकी राजस्थान में कैसे आ रही है, इसकी क्या फ्रिक्वेंसी है वैकेंसी की? जी, अभी निकाली है 5,000 वैकेंसीज। अभी चुनाव जब आया था। जी, नहीं, चुनाव से पहले प्रक्रिया पूरी हो गई और ज्वाइनिंग भी मिल गई है उनको। तो अच्छी वैकेंसीज आई इस बार, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई। तो लेक- एक परसेप्शन बना बना था दोनों सरकारों के खिलाफ। मैं एक बार आया था, धौलपुर में था, वहाँ पुलिस की भर्ती के लिए बच्चे दौड़ रहे थे, तो वो कह रहे थे कि जब चुनाव आया तो 7,000 भर्ती आई है, अशोक गहलोत की सरकार में भर्तियाँ बहुत कम आई हैं, और पर्चा लीक और ये जिसकी चर्चा हमेशा होती रहती, इसका युवाओं में कितना असर है? युवाओं में ये देखा जा रहा है कि वैकेंसियाँ तो काफ़ी निकाली है गवर्नमेंट ने, लेकिन ये चीज़ देखने को मिली है कि पेपर लीक काफ़ी हुए हैं। और उसका एक ही है कि ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन ना बीजेपी के पास है, ना कांग्रेस के पास है और ना किसी और सरकार के पास है। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि एमपी के अंदर भी पटवारी जो वैकेंसी हुई थी उसके अंदर भी काफ़ी सारे टॉपर एक ही कॉलेज से। सारे टॉपर एक ही हुए हैं। तो वहाँ पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। उसी के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप देखिए, नेट जेआरएफ हो गए, एक एक दो दो लाख रुपए देके आपकी नेट जेआरएफ निकल जाती है। उसके साथ में दिल्ली पुलिस हो गई, एसएससी सीजीएल हो गए, इसके आदि केसेस हैं जो देखने को मिलते हैं हमारे को। तो इसका यही है कि हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रूव नहीं किया गया कि हमारी गवर्नमेंट है, इन्होंने 5 साल सरकार चलाई है और यहाँ पर
अच्छे से मतलब कंडक्ट कराए और कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो कांग्रेस भी इसने कोशिश की है। इसने जैसा कि अभी सीएम गहलोत कहते हैं कि हमारी सरकार ने सबसे कठोर कानून बनाया है और जो भी अपराधी यदि पेपर लीक में संलिप्त पाया जाता है तो उसको आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो ये इन सब यदि ओवरऑल यदि अवलोकन किया जाता है तो देखा जाता है भी कि इस तरफ कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन इसमें और भी अधिक करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो राज और रिवाज की बात होती है राजस्थान में, आपको क्या लगता है? जी, जब तक हमारी चुनाव की प्रक्रिया को देखते हो, जब तक हमारा मतलब इसको राजनीति को देखने का नज़रिया हुआ है, 4-5 साल हुए हैं लगभग, जब से 2018 में हमने फर्स्ट इलेक्शन में वोटिंग की थी। तो उसके आधार पे हमने पिछले 5 साल कैसे थे उसका हमने अवलोकन नहीं किया था। लेकिन जिस हिसाब से बताया जाता है भाई कि इस बार अच्छी वैकेंसी आई है और राजस्थान में काफ़ी विकास हुआ है, जैसे चिरंजीवी योजना हो गई, काफ़ी योजनाएं हैं जिसने ग्राउंड लेवल पर काम किया है। तो और अच्छा आप है। क्या करते हैं? मैं यहाँ पढ़ता हूँ वेस्ट डिपार्टमेंट कॉमर्स से, और अभी फोर्थ सेम है हमारा, और अभी चल रही है पढ़ाई। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई हुई है तो उसकी तैयारी चल रही है अभी। ये अच्छा, एक मैं ट्रेन में था कल, हम्म, किसी पैसेंजर ट्रेन में था, तो एक छात्र कह रहा था कि अ, इसी 5 सालों में हम्म, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती 2 बार आई, हम्म। बाकी 5 सालों में एक बार आती थी। वो सही कह रहा था, गलत कह रहा नहीं, सही कह रहा था। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने में टाइम लग जाता है, कम से पिछली बार आई थी 2021 में, 21 में आई थी, और अब आई है 2023 में। तो 2 साल का या 3 साल का गैप तो लग ही जाता है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की था? और भर्ती जो में। उसमें भर्ती हुई थी वो पारदर्शी हुई थी कि उसमें भी घपला घोटाला हुआ? घपला घोटाला तो वो तो अफवाह तो हर एक में ही होता है, लेकिन भर्ती हुई थी और उनको पोस्टिंग भी दी गई है इसी साल में, और इंटरव्यू के मध्य। आप गहलोत सरकार के 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से हम देंगे 6। तो और बेहतर दे सकते थे? नहीं? नहीं, और बेहतर तो जब देंगे जब उनका काम परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा तो हम देंगे। अभी फ़िलहाल अच्छा, तो अभी ऐसा उनका परफॉर्मेंस है कि वो रिपीट हो सकते हैं या? नहीं, रिपीट तो ज़रूर होएंगे। वो तो उनके काम है वैसे उस लायक है, तो रिपीट होने की पूरी आशंका है कि रिपीट हो गया। आपको क्या लगता है क्या चल रहा है चुनाव का मूड माहौल? सर, चुनाव का मूल माहौल फिलहाल राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस तो होती है, लेकिन हमारे यहाँ के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं हनुमान बेनीवाल जी, उन्होंने भी अपनी एक अलग पार्टी हट के बनाई हुई है। तो काफ़ी कुछ क्षेत्र अपने आसपास वो के क्षेत्र राष्ट्रीय आरएलपी। में, हाँ, आरएलपी, तो उनकी भी पार्टी का जोश काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा है वो आसपास तो के। कहते हैं उनकी पार्टी का जाटों में ही है। नहीं, जाटों में सर लास्ट टाइम 3 आए थे, तो लास्ट टाइम 3 विधायक थे उनके राजस्थान में। तो जब भी उनकी जहाँ पे भी चुनावी रैलियाँ हुई है, उन्होंने कहा है कि इस बार कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और तो कुछ आपको लग रहा है कि इस बार राजस्थान के चुनाव में ये जो तीसरी ताकत है, थर्ड फोर्सेस, आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की, हनुमान बेनीवाल की, बीएसपी और निर्दलीय, ये इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएंगे? सर, ये भूमिका कहीं ना कहीं अपनी निभाएंगे भी, और कहीं अगर नहीं निभा पाएगी तो जो एक समीकरण होता है चुनाव का, उन समीकरण में कहीं ना कहीं जरूर उलट फेर करने में तीसरी पार्टी का हाथ जरूर होगा। किसी सिंगल को पार्टी को मेजोरिटी मिल पाएगी कि नहीं? सर, वो तो मिलनी, तो जैसे अब कई ऐसे राजस्थान में ऐसे एरिया जहाँ बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, कुछ ऐसे एरिया जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, और अगर वहाँ ये तीसरी पार्टी अगर घुसती है और वहाँ अगर उसका अच्छे से प्रभुत्व है, तो वो जरूर, अगर खुद नहीं जीत पाएगी तो आपस में दो का समीकरण जरूर बिगाड़ देगी। और आप क्या करती हैं? मैं LLB 1 फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ यहीं पे। तो क्या आप वकील बनना चाहती हैं या जज बनना चाहती वकील बनना चाहती हूँ। हैं? जज नहीं? नहीं, क्योंकि उसमें बहुत कंपटीशन है। अरे, कंपटीशन से क्या मतलब? लड़कियां तो बहुत जज हो रही है। अभी यूपी में यूपी पीसीएस जे का रिजल्ट निकला, उसमें लगातार लड़कियां ही लड़कियां भरी थी। हाँ, वो तो है, पर अभी फर्स्ट ईयर ही है तो पहले इसको करके फिर देखना का। तो वकील बन के क्रिमिनल की वकालत करना चाहती हूँ, सिविल के? सिविल की, जो महिलाओं के ऊपर जो घरेलू मतलब हिंसा के मुद्दे होते हैं उनके ऊपर वकील बनना। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये महिलाओं पर हिंसा के, राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध की बड़ी चर्चा होती रहती है कि बड़ा क्राइम रेट राजस्थान में गहलोत की सरकार में बहुत ज़्यादा हो गया और ये हो गया। आप कैसे देखती हो इसको?
सर महिलाओं पे अत्याचार तो मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में है, इंडिया का इशू है। जैसे अभी मणिपुर में हमने देखा तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे भी कुछ अच्छे हाल नहीं है महिलाओं के। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ अच्छे हाल नहीं है। पर इसमें हम, मेरे हिसाब से एक सामाजिक मुद्दा है ये, इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा से ज़्यादा बड़ा सामाजिक मुद्दा है कि हम सामाजिक रूप से किस स्तर पे जा रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर। तो ये पैन इंडिया इशू है मेरे हिसाब से, ना कि किसी स्टेट या किसी डिस्ट्रिक्ट का या किसी एरिया का। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही कि ये तो एक इंसान का इशू है, इंसानियत का इशू है कि भाई आदमी का स्तर कितना गिर रहा है। ये हम इससे थोड़ा ना जांचेंगे कि भाई एक एरिया में गिर रहा है कि दूसरे एरिया में उठ रहा है। वो तो पूरे इंडिया में हमको सोचने की ज़रूरत है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, और उसको हम मतलब ये मान रहे हैं कि भाई बीजेपी में हो रहा है तो ठीक हो रहा है, कांग्रेस में हो रहा है तो ख़राब हो रहा है। तो आपको जवाब तो दोनों जगह देना पड़ेगा ना, कांग्रेस यहाँ पे भी देना पड़ेगा और मणिपुर में भी देना पड़ेगा और यूपी में भी देना पड़ेगा, सब जगह देना पड़ेगा। आपको लगता है कि मणिपुर के जो घटनाएं हैं और मणिपुर के जो हालात है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को जो करना चाहिए था उसने किया? मेरे को उम्मीद थी हमारे प्रधानमंत्री से कि भाई वो कुछ बोलेंगे और वो शीघ्र बोलेंगे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। अब वो यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि भाई है ना, आपके यहाँ महिलाओं के बारे में समस्या है, तो आप सिर्फ हमारे बारे में सिर्फ चुनाव आया है तो बोलने आए हैं क्या? वहाँ पे भी तो बोलते हैं आप। जब आपके महिला तो सब जगह एक ही होती है ना, और उसके साथ अत्याचार तो सब जगह एक ही है ना मेरे हिसाब से। तो फिर अब तुम्हारे हिसाब से राजस्थान में क्या होने वाला है और गहलोत सरकार का कामकाज आपको कैसा लगता है? एक लॉ स्टूडेंट अपना पूरा वकालत का नजरिया के लिहाज से बताओ। मेरे हिसाब से तो सर हमने 5 साल जो 161 सीट आई थी बीजेपी की, वो भी देखा था कि बहुत प्रचंड बहुमत से आए थे, और उनका कार्यकाल भी देखा था। फिर 21 पे हो गए, फिर वापस ये इन्होंने सरकार बनाई। तो मेरे हिसाब से इस बार, मैंने 3-4 चुनाव देखे हैं, इस बार सबसे मतलब विचित्र ये चुनाव है, क्योंकि इसके अंदर है ना, मेरे को किसी की हवा नहीं लग रही। वरना हम पहले बोल देते थे कि भाई ये तो जा रहा है और ये तो आ रहा है। इस बार कोई जा नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है। तो इस बार क्या है कि जो पर्सनल जो कैंडिडेट है उस पे ज़्यादा चुनाव फोकस है पूरा का पूरा, मेरे हिसाब से तो ये। अरे तुमने इतनी समझदारी वाली बात की, ये बिल्कुल सही बात की। मैं भी राजस्थान के इतने जिलों में गया। असल में क्या है कि राजस्थान में जातिगत आधार पे भी बहुत चुनाव होता है। लोग बिहार और उत्तर प्रदेश में जाति की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान की 4 जातियों में इतना जातिवाद के आधार पर वोट पड़ता है, मीणा, गुर्जर, राजपूत और जाट, कि उसमें कई बार आप समीकरण भापने में कामयाब नहीं होते हैं। कुछ जगहों पर या ज़्यादा जगहों पर इन पार्टियों का जहां बाहुल्य, इन जातियों का जहां बाहुल्य है, इस बार या तो कांग्रेस का बागी या तो भारतीय जनता पार्टी का बागी उन इलाकों में खड़ा है। इससे समीकरण, और लोग पार्टियों से ज़्यादा, क्योंकि पार्टी का अंतर राजस्थान में इसलिए भी नहीं है कि कब कौन कांग्रेस में है, कब कौन बीजेपी में चला जाए, इसका कहीं कोई मतलब नहीं है। पिछला विधानसभा चुनाव 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जो कांग्रेस से लड़े और जीते वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे ही बीजेपी से जो लोग लड़े थे वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार के ऊपर राजस्थान का चुनाव बहुत ज़्यादा है, और बागियों और कई जगह तीसरे मोर्चा कह लीजिए, तीसरे लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, उससे ये समझ ही नहीं आ रहा चुनाव से पहले कि राजस्थान में किसी तरफ हवा बह रही है या नहीं बह रही है। आपको लगता है राजस्थान में हवा बह रही है किसी की? जी बिल्कुल जी, कांग्रेस की हवा है इस बार फुल ऑन। लगता है कांग्रेस सरकार फिर से गवर्नमेंट बनाएगी यहाँ पे राजस्थान में। आप कहाँ से हैं? जी मैं झुंझुनू में मंडाव विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से हूँ। आपको कैसे हवा लग रही है? मैं तो नहीं, ये बच्ची जो बोली, मैं तो इसकी बात से ज़्यादा सहमत हूँ। वो इसलिए लग रही है कि हर बार राजस्थान में ये रहा है कि गवर्नमेंट चेंज होती आई है, हर 5 साल बाद में गवर्नमेंट चेंज होती है, लेकिन इस बार वो माहौल नहीं है। बीजेपी में भी आंतरिक चल रहा है, जो भी चल रहा है उनके बीच में। और राजस्थान ने लगभग लास्ट ईयर से कुछ बहुत ही अच्छा काम किया है। और वो जब चुनाव आया तभी तो करना शुरू किया। मतलब अपनी जो सारी आंतरिक योजनाएं, लड़ाइयाँ सब थी कुछ उनको ये- खत्म करके, नहीं काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन जो अपनी आंतरिक लड़ाइयाँ थी उनको बंद करके और फिर वो फ्रंट फुट पे आगे आई हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने टिकट वितरण भी किया है, और सारा काम है वो अच्छे तरीके से चल रहा है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस सरकार गवर्नमेंट बनाएगी इस बार। हाँ, आप क्या मानते हैं? व्यक्तिगत चुनाव हो रहे हैं, पार्टी की कोई और नहीं है यहाँ राजस्थान में। जो आप कहाँ के रहने वाले? मैं स्वामी माधोपुर से हूँ, बावनवास से।
बीजेपी लीड कर रही है वहाँ से। क्या नाम है आपका? भीम सिंह। एक बार बताइए, उधर सवाई माधोपुर की सीटों में बीजेपी का पलड़ा भारी है? हाँ, सवाई माधोपुर से सवाई मतलब किरोड़ी जी थोड़े से सस्पेंस में चल रहे हैं। भाई सबसे बड़ा नहीं लेता तो वही है यार, बाकी वहाँ वही सस्पेंस में फंस गए। मतलब जीतेंगे जरूर, अंतर कम है। बाकी चारों सीटों पर बीजेपी है वहाँ। मैं कह रहा हूँ गंगापुर, बावनवास, खंडार और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिले की चारों पे आप कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ, देख लेना रिजल्ट। नहीं ठीक है, ये तो चुनाव से पहले हम आप लोगों की देखिए, हम सबकी राय लेते तो हमने सोचा राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की भी राय ली जाए। हुआ क्या है कि जो सिटिंग एमएलए है ना, उनको टिकट ज़्यादा दिया है कांग्रेस ने, और सिटिंग एमएलए की इनकम्बेंसी ज़्यादा है। इनकम्बेंसी ज़्यादा है। जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं उनको प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, तो कहीं न कहीं क्षेत्र में इतनी एंटी कम्बेंसी है कि वो उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम लादाराम है। क्या कोर्स करते हैं आप? मैं एमए इकोनॉमिक्स से हूँ। अच्छा, चलो यार, इकोनॉमिक्स के सब स्टूडेंट हो तो मुझे ये बताओ कि ये जो होर्डिंग जयपुर की जगह जगह मोदी की गारंटी 450 में सिलेंडर, गहलोत की 7 गारंटियां 400 में सिलेंडर, ये सब क्या है इकोनॉमी के हिसाब से? सर ये कंपटीशन बढ़ा है, क्योंकि शुरुआत कांग्रेस ने की थी। मोदी जी भी इनके मतलब कंपटीशन में आना चाहते हैं, तो सरकार दोनों बातें तो करती है कि रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, लेकिन रेवड़ियाँ बांटने के साथ साथ बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस बांट रही है, कांग्रेस लगा रही है कि बीजेपी बांट रही है। यही हो रहा है, दोनों में कंपटीशन है। और इसका फ़ायदा है ना कि नुकसान है। इसका फ़ायदा ये है कि इसको टैक्स के रूप में पैसे, जो हाई इनकम ग्रुप है उनसे पैसे लेके जो लो इनकम और मीडियम इनकम के लोग हैं उनको बांटा जा रहा है। मैं तो इसको सही मानता हूँ सर। यही यार, इकोनॉमिक्स के आदमी होकर के क्या बात? ये कोई रेवड़ी नहीं है सर, इकोनॉमिक्स का होने के नाते ही तो बोल रहा हूँ मैं कि इसका उल्टा ही चल दिया। नहीं, बिल्कुल कोई उल्टा शब्द नहीं है इसमें सर। इसमें फायदा होगा ना कि नुकसान होगा। ये जरूर है कि एक बात बताओ जी, ये कौन सी इकोनॉमी है कि हायर इनकम ग्रुप या जो लोग टैक्स पेयर है 5 करोड़ 8 करोड़ 5 करोड़ जी। उनसे आप टैक्स ले रहे हो और 80 करोड़ लोगों को या आप सिलेंडर दिए जा रहे हो और बाद में आप दूसरे तरीके से वसूल रहे हो, सेस लगा करके, वैट लगा करके। भाई किसी भी कोई भी सरकार जो सुविधाएं दे रही है वो लेंगी तो हम ही से। तो वही तो मैं अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज हो, अगर डेवलपमेंट में यूज हो, अगर हेल्थ में यूज हो, अगर एजुकेशन में यूज हो तो बात समझ में आती है। ये सिलेंडर बांट करके, ये अनाज बांट करके वोट लेना, यार इकोनॉमी, हम तो सोचे कुछ तुम दूसरा ही बात बता। सर इसमें सही बात है, क्योंकि कुछ करने से ही तो फायदा होगा। लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों के रहने का स्तर बढ़ेगा। अगर आप उनको कुछ दोगे नहीं तो स्तर कैसे बढ़ेगा? ये 5 किलो अनाज देने से लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा? 5 किलो देने से बढ़ेगा नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो वो बाहर आ सकते हैं अल्प पोषण से। वो तो खा के सो रहे, वो सोने तो वाले काम पे नहीं जा रहे। और दूसरे तुम देखो ज्यादातर लोगों को आ रहा है कि सरकारी अनाज ले रहे और बेच रहे, बाजार में नहीं है। बताओ गलत गलत ऐसा होता है। जो गांव का होगा वो बताएगा। हाँ हाँ, गांव के ही है। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप सही बोल रहे हो। हम भी गांव के ही है सर, बाहर के नहीं है। हम भी 5 किलो अनाज वाले ही है। हाँ, सब जगह नहीं बेचते हैं, वो कुछ है कालाबाजारी करने वाले बेचते हैं और मार्केट में बेच देते हैं, उनको फायदा होता है। छोड़ो इकोनॉमी का बात, हम आओ पॉलिटिक्स। जी, पॉलिटिक्स के लिहाज से किसका पलड़ा भारी है युवाओं में? मैं सर मारवाड़ से आता हूँ, शिव तहसील से। तो मारवाड़ एरिया में जो इस बार टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें बीजेपी की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत गलत हुई है। योग्य कैंडिडेट को मिली ही नहीं है टिकटें। ऐसी कई जगह हैं जहाँ योग्य कैंडिडेट को टिकट तक नहीं मिली। हमारे विधानसभा शिव की बात कर लें, शिव विधानसभा में बीजेपी से रविंदर सिंह भाटी बहुत दावेदारी कर रहे थे, काफ़ी दिनों से लगे हुए थे वो, और कांग्रेस से फतेह खान लगे हुए थे, लेकिन दोनों को टिकट नहीं दिया। इस बार दोनों निर्दलीय चुनाव लड़ रहे और उन्हीं के बीच में टक्कर है, बाकी कोई आसपास ही नहीं है। बीजेपी तो 5th नंबर पे जा रही है आसपास। यही तो हम कह रहे हैं यार, यहाँ कैंडिडेट इतना इम्पोर्टेंट है कि पार्टी पीछे हो जा रही। पार्टी का तो कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ पे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय जीत रहे हैं इस बार। क्या आपको लग रहा है निर्दलियों के बगैर सरकार नहीं बनेगी क्या इस बार राजस्थान में? सर दोनों स्थितियां हैं, बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। वो सर वो तो हमारे ऊपर है कि हम किसे वोट डालेंगे। वो तो सर जनता के ऊपर होता है कि वो किसको वोट डाल के आती है।
वो तो सर ना आप बता सकते, वो सर ना ना नहीं, मैं एक हवा के तौर पे कह रहा हूँ। आपको लग रहा है किसी की हवा है जो मेजॉरिटी आसानी से पा जाएगी? सर हवा तो नहीं है, अब की बार हवा नहीं है। आप बताएं। सर हवा नहीं है। राजस्थान में चुनाव जो हो रहा है, इस जो 5 साल में, पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा कांग्रेस का, इसमें इन्होंने क्या क्या दिया। 17 बार तो पेपर लीक कर दिया। आप जिस यूनिवर्सिटी में हो, युवाओं की बात होनी चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे सुबह से शाम मेहनत करता है बंदा, रोजगार मिल रहे नहीं है, पेपर आता है, पेपर देने जाते हैं तो बाहर पता लगता है कि पेपर आउट हो गया। दूसरी बात भ्रष्टाचार हो रहा है। तीसरी बात महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। इन्हीं का एक मंत्री बोलता है विधानसभा में कि क्या बोलते हैं, राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को तो मंत्री बना रखा है, तो कैसे रिपीट होगी सरकार? सरकार की हवा नहीं है, बिल्कुल कांग्रेस नहीं आएगी, सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार। और इनके मंत्री, इनके लोग और इनके एमएलएज में लड़ाई हो रही है। कोई मानेसर जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, इनमें कोई एकता नहीं है। कहाँ से सरकार आएगी, कहाँ से रिपीट होगी? सरकार रिपीट होने का कोई चांस नहीं है। फ्री में रेवड़िया, लूण पतकाली फ्री में देने से वोट नहीं मिलते। वोट वो बीजेपी की उम्मीद लग रही है? बीजेपी आएगी क्लियर मेजोरिटी से। बहुमत आएगा? बहुमत आएगा। 125+ सीटें आएगी बीजेपी की। आज नोट कर लेना, आप लिख लेना। अरे यार, यहाँ नहीं, इनकी बात सही है, लेकिन साहब देखो भाई, बात मुद्दों पे होनी चाहिए ना। आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, यहाँ पे स्टूडेंट की बात कर रहे हो, इनसे सबसे पूछ लो पेपर आउट नहीं हुए क्या राजस्थान में? पहली बात मैंने यहीं से शुरू की थी। इन्होंने सुनो, कांग्रेस सरकार एक 3600 पे ग्रेड से जितनी भी नीचे की नौकरी है ना, उनके लिए एक सीईटी का एग्जाम लेके आई है। सीईटी कराए 2 साल होगी और उसकी एंट्रेंस करवा लिया। उसके बाद में एक भी एग्जाम नहीं करवाई, एक भी एग्जाम जिसने भी। सर मेरी बात सुनो। अरे यार, यहीं की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी करा लिया, एक भी वैकेंसी नहीं है। जो मान ली जाए, कई साथी ऐसे हैं लाइब्रेरी में जो आते हैं जिन्होंने बीएड नहीं कर रखी, वो नॉन टीचिंग वैकेंसी देखना चाहते हैं। उनकी 2 साल से एक भी भर्ती नहीं हो रही। फॉर्म भराए 1 साल हो गए। यार मैं तो हमेशा युवाओं की बात करता हूँ। एक बात बताओ कि पूरे बीजेपी में कौन सी भर्ती होगी? कांग्रेस ने तो बीजेपी से ज्यादा करवाई है ना भर्तियां। कांग्रेस ने बीजेपी की अपेक्षा ज्यादा करवाई है ना भर्तियां। मुद्दा ये है कि है ना, पेपर लीक तो हो रहा है, पेपर लीक तो हो रहा है, लेकिन पेपर लीक तभी हो रहा है ना तब भर्तियां हो रही है। बीजेपी की सरकार आती है, भर्ती ही नहीं आती है। पेपर लीक तो चलो, पेपर लीक तो सर नहीं। मेरा ये मुद्दा है कि पेपर लीक तभी हुआ है ना जब भर्तियां आई है। जब भर्तियां ही नहीं आएगी तो क्या करेंगे? लेकिन एक बात ही है, फिर अपने को दे। एक मिनट अरे एक मिनट मैं अरे हल्ला गुल्ला करने मैं ऐसे नहीं करता हूँ। एक आदमी बोलो, एक आदमी बोलो, प्लीज भाई साहब, एक आदमी बोलो। मैं 1 मिनट पर एक आदमी बोलो। मैं अकेला आदमी हूँ, तो मुझसे एक आदमी बात करे तो मैं। आप जो बात कह रही थी कि वैकेंसी आ रही है तब एग्जाम हो रहे तो पेपर लीक हो रहे, ऐसी वैकेंसी की ज़रूरत क्या है जब पेपर ही लीक हो जाए और अगर पारदर्शी तरीके से नौकरी लोगों को न मिले? देखिए, कई बार ऐसा होता है, मैं भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर हुआ हूँ, लेकिन हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर लड़का एग्ज़ाम दे रहा हो एग्जामिनेशन सेंटर में और पहली ही पारी में एग्ज़ाम दे के वो बाहर आए और उसे पता चले कि ये पेपर लीक हो गया और व्हाट्सएप से इतने सेंटर में पहुंच चुका है, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। और कई मामलों में आपको मैं बताऊं, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया हुई, उसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ही नकलचियों को पकड़ा जिन्होंने 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में पेपर हल कर दिया था। उन्हें पकड़ा, अरेस्ट किया, जेल भेजा, लेकिन वो भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं की गई और वो स्टूडेंट अभी भी सीबीआई की जांच के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन वो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई और उसको रोका नहीं गया। तो ये ऐसे कर देना कि वैकेंसी आई है, पर्चा लीक हो रहा है, कोई बात नहीं है, तो आप इसको। सर मैं ये मानती हूँ कि पेपर लीक होना एक हर स्टूडेंट के ऊपर ऐसा घात है कि हम 12-12 घंटे यहाँ पढ़ते हैं और फिर वहाँ जाके ऐसा लगता है कि कोई ने 25 लाख रुपए दे दिए और पेपर ले लिया। परंतु जैसे हम देखते हैं कि नर्सिंग विभाग की भर्ती 2008 में आई थी, उसके बाद अब सरकार में आई है, तो अब जब पेपर आपने 5 साल में एक भर्ती नहीं निकाली है कोई भी, तो हम उसकी सरकार का साथ कैसे दें? पेपर लीक हो रहा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हम हाँ कि भाई पेपर लीक हुई है,
लेकिन है ना, अब जो पेपर लीक हुए हैं उनके घर टूटे हैं। आप देख के आइए गोपालपुरा के अंदर जो जिन्होंने लोगों ने पेपर लीक किया था ना, उनका है ना बुलडोजर से घर ढाया गया है और है ना 10 साल की जेल की गई है, 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो कानून तो बने और ये मैं मानती हूँ, पर जब धरती नहीं आएगी तो फिर हम क्या करेंगे उस सरकार का। अच्छा, आप एक बात, हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि भर्ती निकालने के बाद में जो पेपर लीक हो जाए तो परीक्षा कैसी हुई? परीक्षा तो हुई नहीं ना, उसको परीक्षा कैसे कह देंगे? परीक्षा ही नहीं। तो मैं कह रहा था, बहरहाल आप ये बताइए, एक मोटे तौर पर 30% जो आबादी पूरे देश की है वो 30 साल से कम की है। उसमें ज़्यादातर को माना जाता है कि वो शिक्षा में है और उच्चतर शिक्षाओं में है, खासकर यूनिवर्सिटी जहाँ मैं खड़ा हूँ। यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की उम्र 18-19 से लेकर 26, 27, 28 तक की मानी जाती है। तो इस वर्ग के युवाओं में राजस्थान के सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सरकार के प्रति उनका आक्रोश है या न्यूट्रल है या समर्थन है? ज़्यादा क्या है? देखो, बाहरी दिखावे पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबके मन में पेपर लीक की जो वेदना है वो ज़रूर है। सबको पता है कि पेपर लीक भी हुए हैं और उसमें बहुत सहन करने को मिला, क्योंकि एग्ज़ाम सब देते हैं। तो हम तो ये भी कह रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, इतने एग्ज़ाम दे लिए, इतने पेपर लीक हो गए तो एक फॉर्म वो भी भर लिया जाए जो कभी लीक नहीं होता, 5 साल में आता है। तो और क्या, MLA का फॉर्म भर लिया जाए फिर, और क्या होगा? वो भरेंगे, शुरुआत करेंगे 2028 में। ऐसा ही करना पड़ेगा, फिर क्या करें? अरे यार, देश के युवा अगर राजनीति में आए और अपनी मेहनत से जमीनी संघर्ष करके, इससे अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। लेकिन दिक्कत क्या है कि अब तो जो किसी भी तरीके से पैसा कमा ले रहा है, खूब बढ़िया नर्सिंग होम चल रहा है डॉक्टर का, खूब पैसे जब उसके पास हो जा रहे हैं, पहले वो होर्डिंग लगा रहा है होली दिवाली की मुबारकबाद के, और उसके बाद वो टिकट लेने चला जा रहा है और उसे मिल भी जा रहा है। वो धोख खाने का जो परंपरा चली है ना, धोख खाने की परंपरा है, जो पीछे पीछे घूमने की फोटो डाल, उससे ये बेड़ा गर्क होता है, उनको फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह कोई कोयले का ठेकेदार, कोई खनन का, कोई शिक्षा का कोचिंग और कॉलेज और यूनिवर्सिटी खूब खोल ले रहा है। जब सब धन कमा ले रहा है तो फिर वो कुर्ता पजामा पहन करके नेता बन जा रहा है। इस कैंपस में ही बात कर लूँ मैं, इस बिल्डिंग के पीछे बिल्डिंग है, एक नई बनी है और 2016 में शीला पट्टिका लगी हुई है उसमें, और अभी पिछले साल मुख्यमंत्री जी ने उसको अनावरण भी कर दिया, उद्घाटन कर दिया। लेकिन अभी भी एक ही होल खुला और आप देखोगे तो टाइलें उखड़ गई, कुर्सियां गल गई और बहुत बुरी हालत, और 11-12 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं उसमें। हमने RTI डाली, हमें पता लगा कि ये चीजें हुई है। बस तुम परफेक्ट आदमी हो, अब तुम 28 की तैयारी करो भाई। लेकिन अभी भी लाइब्रेरी, और जो जिस दिन CM साहब आए थे, हमारे छात्र संघ अध्यक्ष भी थे, एक बात बताता हूँ, वो जो फरियां लगाई थी, जो अशोक के पत्ते की जो बेल बूटियां वो बना के जो लगाई थी, वो आज तक वो भी नहीं उतरी है। तो मैं कैसे मान लूंगा कि कब चालू होगी? अभी क्या कोई भविष्य? एक बात बताओ, अगर तुम्हें विकल्प मिले 28 का चुनाव लड़ने के लिए, तो तुम्हारी कौन सी पार्टी? लड़ सकते हैं। अरे और क्या, बिल्कुल लड़ सकते हैं, इसमें हंसना क्या? यही हंसी मार देती है और इसी में दूसरे मजा ले रहे हैं। हम 50% से ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है, वहाँ रिप्रेजेंटेशन कितना है? 4, 5, 7, 10 MLA होंगे ज्यादा से ज्यादा। इस बार टिकट दिए तो कांग्रेस में, या मतलब कांग्रेस के या BJP के, किसी भी, हर पार्टियों के युवा मोर्चा होते हैं या यूथ विंग होती है, कितने लोगों को टिकट देते हैं? 1-2 को देके खुश कर देते हैं, जो प्रदेशाध्यक्ष टाइप के लोग होते हैं, बड़े होते हैं, जो किसी की चाटुकारिता या तो थोड़े पास होते हैं या फिर ज्यादा ही संघर्ष कर लिया होता है, उनको भी मिल जाती है। किसको देते हैं? अब आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि अगर 28 में तुम्हारे पास विकल्प हो इलेक्शन लड़ने का, तो आप कौन सी पार्टी को प्रेफर करेंगे? नहीं, जरूरी थोड़ी है पार्टी को ही प्रेफर करें, पार्टी हमें प्रेफर कर ले, क्या पता। कोई तो विचारधारा तो लड़ सकते हैं ना, कोई विचारधारा है। विचारधारा देखो ऐसा है कि विचारधारा तो जब तय होगी ना, जैसे अभी हमने पिछला वोट दिया था, उसके बाद में हमने एक सरकार देखी है फिलहाल, है ना, इसी एज में है कि हमने एक सरकार ढंग से देखी, समझदार होने के बाद, कि जिसमें पेपर लीक हुआ, ये हुआ। अब विचारधारा आएगी दूसरी, तो उसको भी देख लेंगे, 28 तक पता लग जाएगा। हाँ, तुम बताओ, तुम्हारा भी मन है नेता बनने का? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं। मेरे साथी ये भी बनेंगे। अच्छा, एक बात बताएं, हमारे विश्वविद्यालय में एक नेता थे, बहुत अच्छे नेता थे। मैं आता हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2000 के पहले तक
जो छात्र संघ का अध्यक्ष होता था ना, वो 35, 36, 38, 40 साल का होता था। अच्छा। हाँ, वो बहुत दिनों तक राजनीति करते थे। और दूसरी बात ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं, पढ़े लिखे अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर लाल बहादुर सिंह एक वहाँ अध्यक्ष बने, जो हाई स्कूल बोर्ड के टॉपर थे पूरे यूपी के। फिर 12th के बोर्ड के पोजीशन थे। बीएससी में वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट थे। एमएससी में भी गोल्ड मेडलिस्ट थे। जेआरएफ क्वालिफाइड थे। उसके बाद छोड़ के पढ़ाई उन्होंने नेतागिरी की और छात्र संघ के अध्यक्ष बने। ऐसे ही बहुत सारे अपने अपने डिपार्टमेंट के टॉपर्स। एमएससी मैथमेटिक्स। ये गोल्ड मेडलिस्ट ही है उर्दू से। हाँ, तुम भी गोल्ड मेडलिस्ट हो। तो मैं आगे किस्सा सुना रहा हूँ। मैं बातचीत में सिर्फ न्यूज़ ही नहीं रखता हूँ, उसमें किस्से भी मैं सुनाता रहता हूँ। तो एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी केमिस्ट्री के भी जो टॉपर्स थे वो छात्र संघ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने। तो एक अध्यक्ष हमारे हॉस्टल में रहते थे, तो वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे जब, तो उसी समय जो लोग कंपटीशन को देते रहते सिविल विल, तो हमेशा वो एक बात कहते थे कि एक छात्र नेता बनाने में 50 मेधावी छात्र अपना करियर बर्बाद करते हैं। तुमने कहा, मैं तो कह रहा हूँ ये भी बनेंगे। तो तुमने जो कहा ये हमारा साथ देंगे और फिर कह दिया कि ये गोल्ड मेडलिस्ट है, तो इसलिए इनको आगाह कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो तुम तो नेता बन जाओ और भाई हमारा जो है जिंदाबादी करता रह जाओ। गोल्ड मेडल का कोई फायदा नहीं है ना, नेता बन जाएंगे तो पेपर तो देंगे खरीद के लाके। लीक कराएंगे। हाँ, सभी करवा रहे हैं तो फिर ये भी अपने निजी आदमियों के लिए रख लेंगे। को गोल्ड मेडलिस्ट को वो नेता अपने हाथों में सम्मानित कर रहा है जिसने कभी पेपर नहीं दिया हो। तो सर फायदा इसमें है ना कि भाई गोल्ड मेडलिस्ट तो कोई और बने, और जो बन रहा है उसको तुम उर्दू के गोल्ड मेडलिस्ट हो। क्या नाम है? ओम प्रकाश। अरे अभी तो मैंने ध्यान दिया है। ये देखिए, इस देश में जब ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि उर्दू एक धर्म की, एक मजहब के मानने वालों की भाषा है, ऐसे में देखिए मैं जो है जयपुर विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में के बाहर, और ये ओम प्रकाश जो है ये उर्दू का गोल्ड मेडलिस्ट मुझे मिल गया। मुझे लग रहा है कि आपको भी मेरे जैसा ही सुकून और आश्चर्य दोनों लगा होगा। तो आप किस यूनिवर्सिटी से आपने गोल्ड मेडल? अपनी ग्रेजुएशन तो जामिया से की थी और पीजी यहाँ से किया मैंने, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। उर्दू में? जी। तो यार दुनिया उर्दू पढ़ने के लिए जामिया जाती है, तुम जामिया से यहाँ जयपुर आ गए? ये ऐसा है कि उस टाइम कोविड आ गया था और फिर वहाँ पे शाहीन बाग वाला है, थोड़ा माहौल ऐसा था और पोल्यूशन से भी थोड़ी परेशानी हो गई थी, मेरी आंखों में इनमें दिक्कत हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा यहाँ घर के पास में है और जब क्या पता पेपर लग जाए हाथ इधर का इधर जयपुर में। राजस्थान में ज़्यादा लीक हो रहा, इसीलिए। तो तुमको उर्दू पढ़ने की क्या, कहाँ से तुम्हारे दिमाग में आया, क्या तुम्हारा इंटरेस्ट था? उस टाइम पे क्या है, 2014 में गुजर जाति से हूँ, तो उस टाइम पे 2014 में हमारे आरक्षण का मामला चल रहा था। पड़ोस के गांव में से मीणा कम्युनिटी के कुछ लोग नौकरी लग गए थे उर्दू से। मैंने 10th क्लियर किया था अपना, तो मैंने सोचा यार नौकरी का बढ़िया ऑफर है। दौसा से हो? नहीं, मैं टोंक से। टोंक से? हाँ, फिर उस टाइम तो ऐसे ले लिया सोच के, धीरे धीरे फिर चलते गए। खाली सीट रहती थी। हाँ, उस टाइम तो यही सोचते थे रीट में लग जाए, मास्टर बन जाए, फिर धीरे धीरे। अच्छा, उर्दू में ज़्यादा स्कोप है पढ़ने का, इसका मतलब जॉब का। अच्छा है। एक बार संस्कृत विश्वविद्यालय जो काशी में है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, तो वहाँ जो है मैंने देखा कि ग्रेजुएशन के फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म की भीड़ लगी थी। उसमें कई दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान भी लाइन में खड़े थे। तो मैंने कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय में ये क्या करने आए? मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ संस्कृत का जो ग्रेजुएशन होता है उसमें नंबर ज़्यादा मिलते हैं और हमको ग्रेजुएशन के नंबर के आधार पर नौकरी मिलती है कई जगहों पर, तो इसलिए हम संस्कृत पढ़ने आए। उसी तरह तुम उर्दू पढ़ने आए। तो मैंने सोचा, शुरू में ऐसा ही सोचा था, बाद में फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, उसमें मज़ा आने लगा, तो धीरे धीरे सपने भी बड़े होते गए। अब तो यूपीएससी तक सोचने लगे कि क्या पता उर्दू से वहाँ उधर लग जाए, इधर तो पेपर भी। जैसे मेरी लाइब्रेरी में मेरी बुक्स पड़ी हुई है, अब लोग उस पे क्या है, उनको पता है कि पढ़ने वाला हिंदू है, किताबें उर्दू के, उस पे भी लिख देते हैं जय श्री अल्लाह।
बाहर आता हूँ, कोई बोलता मेरा नाम ओम प्रकाश है, बाहर आता हूँ कोई बोलता ओपी दिन इधर आ। मैंने कहा भाई कुछ नहीं कहा। उर्दू मैं इसलिए नहीं, मुझे मालूम है यार कि जब पोस्ट ग्रेजुएशन तुमने टॉप किया है, गोल्ड मेडल हासिल किया है, और तुम्हारे छोड़ कितने हिंदू थे कोर्स में? उसमें 5-6 थे। और मुस्लिम? अब 80 की सीट है तो 5-6 वो थे। 75 मुस्लिम थे, तो 75 उनको और 4 हिंदुओं को पीछे छोड़ के तुमने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो मुझे तो मालूम है कि तुम लिखते पढ़ते हो, ऐसा मत समझो कि राजस्थान के हिसाब से अंदाजा लगा। मैं जामिया में भी मैं टॉपर रहा था, वहाँ पे तो पूरे डिपार्टमेंट में पीएचडी से लेके यूजी फर्स्ट ईयर तक और टीचर तक सब में अकेला हिंदू था मैं वहाँ पे। वहाँ अकेला था जामिया में। तो उर्दू पढ़ के अब ये जो तुम्हारी किताबों पे जय श्री अल्लाह लिखते हैं या जय श्री राम लिख देते हैं, तुमको समझ में आता है कि ये इस समय समाज में क्या चल रहा है? हाँ, थोड़ी गंदगी जहर फैल गया है लोगों में और है, पर देखो मेरे जैसे लोग और होंगे तो धीरे धीरे एक जहर की भी दवा जहर ही है, तो धीरे धीरे कितना जाएगा, पीक पे जाएगा, किसी दिन समझ में आएगी, वापस आना पड़ेगा लोगों को कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। धीरे धीरे सेक्युलर होना ही पड़ेगा, वही मानवता सबसे बड़ी चीज़ है। तो अब सही बताओ, हिंदी साहित्य की किताबें तो आप पढ़ते ही रहते होंगे, तो उर्दू और हिंदी जो कहते हैं मौसेरी बहनें हैं, हाँ, या कैसा तुमको लगता है? दरअसल उर्दू को मुस्लिमों से जोड़ देना, धर्म से जोड़ देना, ये बिल्कुल गलत है। मैं दूंगा। आप भी उर्दू के? सर मैं हिंदी विभाग से हूँ। चलो हिंदी उर्दू दोनों हो गए। हाँ सर, इसका उत्तर मैं आपको दूं कि हिंदी और उर्दू दोनों मौसेरी हैं, तो एक शायरी या एक कविता के माध्यम से इसका उत्तर मैं आपको दूं कि ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ, ज़माने मुल्क की बहनें हैं ये पैगाम लाया हूँ, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू जुबां वालों, मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ घर मौसी के आया हूँ। सर तो क्या था कि हमारे देश में जब अंग्रेज आए थे, जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो उस टाइम में सर 1836 के अंदर ये हिंदी और उर्दू का विवाद प्रारंभ हुआ था सर, वरना इससे पहले कोई विवाद नहीं था। ये सर ये मानसिकता ऐसी थी कि हिंदी लोगों को अलग बांट दो और उर्दूओं को अलग बांट दो, ताकि हिंदू और मुसलमान अगर दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो इन्हीं के देश के अंदर राज करने में हमको आसानी होगी। तो सर ये तो उनकी मानसिकता थी, लेकिन सर आज के यूथ और आज के लोग। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है सर। लेकिन आज के लोग जो हैं सर वो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं को समान महत्व दे रहे हैं, और आज के लोग समझ रहे हैं कि इन भाषाओं का महत्व क्या है। ये है सर। यही तो बात है। विश्वविद्यालय में मैं आता हूँ इसी तरह की चीज़ों को जानने के लिए कि कम से कम पढ़े लिखे लोगों के बीच में बात होगी तो कैसी होगी। जब ये बच्चे ये मानते हैं, लेकिन आप समाज में निकलिए तो उर्दू को पसंद करने वाले लोगों को और एक धर्म से जोड़ करके अगर आप उर्दू की बात करें, उर्दू के शब्द, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं किसी भी आदमी को जो हिंदी बोलता है उसको चैलेंज करता हूँ कि लगातार वो 2 मिनट या 1 मिनट बिना उर्दू शब्द का प्रयोग किए हिंदी 1 या 2 मिनट लगातार नहीं बोल सकता। कोई ना कोई शब्द उसकी जुबान पर आ ही जाता है। पूरा एक लाइन भी आप पूरा नहीं बोल सकते शुद्ध हिंदी में, अगर आप बिना सोचे बोलें तो एक लाइन भी आप बोलोगे तो उसमें उर्दू के शब्द आप काम में ले लोगे 1-2, ऐसा है। और उर्दू और हिंदी जो है दोनों की पैदाइश एक ही हुई है, ब्रज भाषा से निकली है। बुंदेली, कन्नौजी, सुरसेनी, मराठी, इन सब से मिलके मिक्स होके पंजाबी, इनसे निकली है उर्दू। दिल्ली के आसपास के इलाकों में पैदा हुई है, वहीं पे ये पैदा हुई है। अमीर खुसरो को हिंदी वाले अपना वो मानते हैं, उर्दू वाले कहते हैं हमारा है, तो दोनों का ही है, वहीं से उर्दू निकली है। और पाकिस्तान में मुसलमानों में, मुसलमान बाहर से आए या यहीं के हुए, वहाँ उर्दू है ही नहीं। पाकिस्तान में भी इतनी अच्छी उर्दू नहीं है जितनी यहाँ की है, और बाहर के लोगों को तो उर्दू आती ही नहीं है। इंडिया की ज़ुबान है, इंडिया में पैदा हुई है। अरे मिर्जा गालिब तो यही है। हाँ तो कई सारे बड़े बड़े शायर मिर्जा गालिब तो यही है। पाकिस्तान वाले जो उर्दू पाकिस्तान के शायर को मिर्जा गालिब, उनके तो जो शायर है वो अभी
बंटवारे के बाद जो उधर चले, वो भी जॉन एलिया जैसे यहीं से गए हैं। अमरोहा से जॉन एलिया चले गए तो उनको अपना बताने लगते हैं। उनके पास कुछ नहीं है। और तो नहीं, जो उनके शायर हैं भी, वो पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बाद जो उनके शायर फराज से लेके अहमद फराज से लेके तमाम, थोड़ा फैज अहमद फैज पैदा हो गया, इकबाल थोड़ा, पर बाकी और तो गालिब तो नहीं है, गालिब तो यहीं का, मीर, ये सब तो यहीं के थे, बड़े बड़े दिल्ली के रहने वाले थे। तो मुझे तो थोड़ा इंटरेस्ट है यार, और तुम हमारे जो है इंटरेस्ट वाली फील्ड के आदमी टकरा गए। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें जो है कौन सा शायर अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? अगर ऐसे ओवरऑल देखा जाए क्लासिकल सब में, तो मिर्ज़ा गालिब मेरे फेवरेट हैं। उनका तखय्युल, सोचने की क्षमता, क्वालिटी जो उनमें थी वो सबसे अच्छी थी। अच्छा, हमारे दर्शकों को अब मैं सवाल हिंदी में पूछूंगा, तुम उर्दू में जवाब देना ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिर्ज़ा गालिब में ऐसी कौन सी खासियत आपके जहन में आती है? एक तो उनमें सेक्युलर अनासिर सबसे ज़्यादा था, सेक्युलर थे वो बहुत ज़्यादा। वो तो कहते भी थे कि मतलब मिर्ज़ा गालिब पे मूवी बनी है तो वो बोलते हैं, मियाँ दिवाली की मिठाई खा रहे हो? तो बोलते हैं, अच्छा मियाँ मिठाई दिवाली की है तो ये हिंदू हो गई, और जलेबी, जलेबी उर्दू का शब्द है ना, जिसको हम लफ्ज़ बोलते हैं। तो एक तो सेक्युलर थे वो बहुत ज़्यादा, उनका तखय्युल, सोचने की क्षमता, उनकी काल्पनिक शक्ति बहुत अच्छी थी। और उस ज़माने के मतलब ऐसी उनकी लैंग्वेज थी कि वो ज़माने के 100 साल आगे और 100 साल पीछे वाले दोनों सोचते थे कि ये हमारी है, ये हमारी है। इस हिसाब से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और हर मौजू पे उनके मतलब उनकी शायरी हर मौजू पे मिल जाएगी लगभग, इश्क हो, मोहब्बत हो, तसव्वुफ हो, तखय्युल हो। तसव्वुफ मतलब सुना तो भी दो, कुछ सुर में भी सुनाते हो? ओम प्रकाश तो नहीं, मैं ऐसे नॉर्मली जैसे। सबसे अच्छा शेर तुमको कौन सा लगा? जा रहे हो तुम, कहाँ जाओगे? पकड़ लिया अब ऐसे तो जैसे नक्श फरियादी है किसकी शौकीय तहरीर का, कागजी है पेरहन हर पेकरे तस्वीर का। ये मिर्ज़ा गालिब के दीवान का पहला शेर है। और बहुत ही मतलब कि ये जो दुनिया है इसमें किसी का नक्श जो है हमेशा रहने वाला नहीं है। नक्श फरियादी है किसकी शौकीय तहरीर का, यहाँ किसी का लिखा हुआ हमेशा नहीं रहेगा, मिटता रहेगा, आएंगे लोग जाएंगे। कागजी है पेरहन हर पेकरे तस्वीर का, यहाँ जो पेरहन है हर तस्वीर का, वो कागजी है, वो गड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एक मुसाफिर हैं हम, आए हैं चले जाएंगे, क्यों इतने महल मकान खड़े करने हैं, वो वाला मामला है। तो ये अभी जो सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म की राजनीति और जेरे बहस मुद्दे हैं, उसको लेकर के क्या सोचते हो ओम प्रकाश? ये मतलब मार्क्स ने कहा ना कि ये धर्म तो अफीम है, और वो अफीम चटाई जा रही है लोगों को, और लोग चाट रहे हैं, और धीरे धीरे समझ में आएगी, अकल जब आएगी इनमें तब पता चलेगा कि हम हिंदू मुस्लिम बनते बनते देश को ही नाश कर दिया, देश का ही वही ख़त्म हो गया। अब क्या है वो सिस्टम है, तो लोगों को अकल तो आएगी किसी दिन, तो धीरे धीरे आएगी। तो चलिए, हमारी तो राजस्थान विश्वविद्यालय आने की सबसे बड़ी उपलब्धि ये ओम प्रकाश रहे, जो कि उर्दू के टॉपर, जामिया में टॉपर, यहाँ जयपुर विश्वविद्यालय के टॉपर, और एक हिंदू उर्दू की ज़बान पर इतनी महारत हासिल कर रहा है। और जो ये जो हिंदुस्तान की तस्वीर है चुनाव के शोर में, यहाँ आके मुझे ये तो अच्छा लगा तुमसे मिलके यार। तुम खूब बुलंदियों पर जाओ, और जो मास्टर बनने आए थे सहयोगी और इन नेता के साथ नहीं रहना। नेताजी हमारे जो नेता अभी हैं वर्तमान में, ऐसे नेता नहीं है, नेता बहुत ईमानदार हैं और काबिले तारीफ। शुरू सब नेता ऐसे ही करते हैं। नहीं, इनका तो ऐसा मामला है। हाँ जी, आपने आईएएस सिविल का मेंस दे दिया? हाँ, मेंस लिख दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाली मेरिट लिस्ट में आपका नाम ऊपर आए। जी शुक्रिया। तो फिर हमें भी याद कीजिएगा। तो आपका चैनल तो देखता हूँ वैसे भी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो मैं युवाओं सबसे करीब मैंने बात करी ली, तो मैं सिर्फ यही, युवाओं के मुद्दे क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं सियासत को, चुनाव के बारे में, आप क्या सोचते हैं? आप तो आईएएस बनने वाले हो, ये देख रहे हो कैसे कैसे नेता और कैसे कैसे। जी, सब राजनीतिक पार्टियां सब अपने अपने मुद्दे को चमकाने की कोशिश करती है। लाइक जैसे अभी कांग्रेस का है, वैसे तो मेरी कोई क्लियर आइडियोलॉजी है नहीं कि बीजेपी का सपोर्टर हूँ या कांग्रेस का हूँ, बट जैसे कांग्रेस का भी जैसे कार्यकाल देखा है, तो इसमें जितनी भी स्कीम्स वगैरह, जितने भी सब पॉपुलिस्टिक मेजर्स पे सरकार काम कर रही है। हर कुछ फ्री में बांटने की कोशिश कर रही है,
चाहे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होते नहीं है लेकिन बस में टिकट फ्री कर दिया है, तो उसका कोई मतलब है नहीं। एग्ज़ाम सेंटर्स में चीटिंग्स को बचाने के लिए पता एक डूंगरपुर में कोई पेपर देता है और वो रहता धौलपुर का रहने वाला है। जैसे मैंने पिछली बार आरएस का दिया था 2021 में, पेपर में कोटा से पेपर देने गया, मैं बाड़मेर पेपर देने गया था, वहाँ पे हुआ कुछ नहीं। उसका अभी तक इंटरव्यू अभी जाके हुए थे, अब जाके रिजल्ट निकला है उसका। तो एक सरकार की बहुत सारी खामियां रही है कि स्टूडेंट्स के लिए तो खैर इतने वो नहीं करा इन्होंने, लेकिन जो जनता को लुभाने के लिए, जो जनता इतनी समझदार होती नहीं है क्योंकि उनको एक असली मुद्दों का पता नहीं होता है, वो सिर्फ कास्ट के बेस पे या फिर जो उनको फ्री में मिल जाता है, जैसे अभी औरतों के लिए फ्री में मोबाइल बांटे हैं, तो वो लुभाने का तरीका है। वो औरतों को मोबाइल चलाना आता नहीं है, उनके बच्चे मोबाइल का यूज़ करते हैं, बाकी गलत संगतों में इनमें पढ़ते हैं। तो एक प्रॉपर एक विजन के साथ जो होता है ना कि एक स्टेट को या देश को किस डायरेक्शन में ले जाना है, उसके ऊपर सरकारें काम नहीं करती है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो इलेक्शन हो रहा है इस बार, इसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण या जातीय ध्रुवीकरण हुआ है क्या? वो तो हर इलेक्शन में होता है ये तो, क्योंकि ये अपना जो पूरा इंडिया है ये कास्ट के बेसिस पे ही बना हुआ है। कास्ट एक पॉजिटिव भी है, कास्ट या रिलीजन में? रिलीजन भी है, रिलीजन ही बहुत बड़ा रिलीजन वाला ज़्यादा बड़ा है या कास्ट वाला? कास्ट वाला मेरे को ज़्यादा बड़ा लगता है, क्योंकि रिलीजन में तो जैसे एआईएम की पार्टी है वो है, तो अगर रिलीजन का इतना ही बड़ा होता तो वो जहाँ जाए उसका दबदबा कर लेती हो। या फिर एक कांग्रेस बीजेपी है, बीजेपी में भी मुस्लिम्स तो होते ही है वो, तो लेकिन वहाँ पे उनकी आइडियोलॉजी बहुत बड़ी है मेरे हिसाब से धर्म से बढ़कर, तो उस आइडियोलॉजी की वजह से वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो जीतते भी है मुस्लिम्स। आप क्या कहते हो? किस बारे में जी? अरे इतनी देर से बक किए जा रहा हो, फिर अभी आके बोल रहे हो किसके बारे में? सर इसमें कह दो बस। इस बार टक्कर वास्तव में काटेगी। इस बार कुछ भी क्लियर नहीं कह सकते। कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है, ये दोनों पार्टी का दबदबा इस बार बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पे सभाएं की है, तो इस बार कुछ भी कह नहीं सकते। आपका क्या मानना है? देखो, कांग्रेस ने काम अच्छे किए हैं। कांग्रेस ने सबसे बड़ा स्वास्थ्य का अधिकार दिया है। जो मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा और स्वास्थ्य, वो पूर्ति होनी ज़रूरी है। इसके अलावा पेपर लीक बड़ा मुद्दा है, लेकिन चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जिसकी भी सरकार होती है, यदि सरकार का कोई भी नुमाइंदा आकर के अपने ईमान धर्म से ये कह दे कि फलाना पेपर आउट नहीं हुआ है किसी की भी सरकार में, तो हम मान लें ऐसा कोई पेपर नहीं है जो बिका नहीं हो। बाकी चाहे चपरासी की भर्ती हो चाहे प्रोफेसर की भर्ती हो, आईएएस से भी ज़्यादा ग्रेड पे की भर्तियां जो करवा रहे हैं, उसमें डायरेक्ट एंट्री मिल रही है, जो भी सरकार का किसी भी तरीके से अपना आदमी हो, मतलब सब। आप बताएं, अब समय ख़त्म हो रहा है, आप भी बताएं। सर मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है यहाँ समझना, क्योंकि जब राजस्थान के लोग ही समझ नहीं पा आप रहे। कहाँ से? मैं लखनऊ से हूँ। इसीलिए मैं खड़ा था देखने के लिए कि क्या माहौल चल रहा है। चलिए ठीक है।